हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में ना हमने LCL, फिर C, फिर R, फिर LCR, फिर पावर फैक्टर, ऐसे ये टॉपिक्स हमने ख़त्म कर लिए थे। अब इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ LC सर्किट। LC सर्किट, और इस LC सर्किट में हमने पढ़ना है LC ऑसिलेशंस। ये थोड़ा सा ना ध्यान से बड़े आराम से करने वाला टॉपिक है। इसमें कई तरह की डायग्राम्स बनेगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी और थोड़ा सा अलग टाइप का भी है। LC ऑसिलेशन क्या है वो हमने पढ़ना है। तो इसमें हम ना इंडक्टर L और कैपेसिटर C को इस तरह लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, मतलब इंडक्टर को और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं। इस सर्किट को हम LC सर्किट कहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इनिशियली जो कैपेसिटर है ना उसको ना चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो कैपेसिटर जो है वो इनिशियली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है अपर प्लेट पे, लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है, और उस चार्ज कैपेसिटर को ना मैंने यहाँ पे ऐसे पहले कनेक्शन किया और इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो एक तरह का ये LC सर्किट बन गया। तो आपने LC सर्किट में क्या करना है, पहले कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को लेके आना है। उस चार्ज कैपेसिटर को आपने इंडक्टर के साथ लगाना है। अब जो कैपेसिटर हमने चार्ज कैपेसिटर लगाया है ना वो डिस्चार्ज होगा। वो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। उसका जो चार्ज है वो फ़्लो करेगा सर्किट के अंदर, और फ्लो करेगा तो सर्किट में अपने पास इंडक्टर लगा हुआ है। तो अपन ने यही स्टडी करना है कि कैपेसिटर किस तरह डिस्चार्ज होता है और वही कैपेसिटर किस तरह चार्ज भी होगा LC सर्किट में। तो हम सारा कुछ वही पढ़ेंगे। तो LC सर्किट में LC ऑसिलेशन आपने हेडिंग बनानी है, और इसमें आप ये लिखिए, इनिशियली द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड। इनिशियली द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज and this capacitor is connected, and this capacitor is connected with the inductor L. This capacitor is connected with the inductor L. इस कैपेसिटर को हमने इंडक्टर L के साथ ना कनेक्ट कर दिया, connected with inductor L. Now the charging and discharging of the capacitor starts. Charging and discharging of the capacitor starts. In LC oscillations, we have to study charging and discharging of capacitor. In LC oscillations we have to study charging and discharging of the capacitor. अब बच्चे, आपने इसकी LC ऑसिलेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपने याद रखनी है कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमने Q²/2C लगाना है। जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है वो हमने ½LI² लगाना है। ये हमने भी एक चीज़ याद रखनी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं LC ऑसिलेशंस। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, और उसका फॉर्मूला होता है ½ LI²। तो अब फर्स्ट डायग्राम बना रहे हैं। इसमें ना टोटल 8 फेजेस बनने हैं, 8 स्टेजेस बननी है, और वापस आप 9th स्टेज का मतलब वापस फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो इसमें एक साइकिल बनेगा, 8 डायग्राम मैं बनाऊंगा, और उसमें आप वापस फिर फर्स्ट पे आ जाएंगे 9th में। तो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं ये डायग्राम रब कर रहा हूँ।
और आप हर एक डायग्राम में हर एक में साथ साथ लिखेंगे। तो इसमें स्टेज 1 है, स्टेप 1 है। स्टेप 1 है कि जो इंडक्टर है वो हमने कैपेसिटर के साथ लगाया हुआ है एंड दैट कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज इनिशियली। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुली चार्ज है। तो लिखेंगे स्टेप 1 में इनिशियली सपोज दैट कैपेसिटर C इज फुली चार्ज। इनिशियली सपोज दैट कैपेसिटर C इज फुली चार्ज। करंट इन द सर्किट इज 0। जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो सर्किट में जो करंट है वो क्या है, 0 है। सर्किट में अगर करंट 0 है, कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो कैपेसिटर के अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का बार बनाया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। करंट 0 है तो मैग्नेटिक एनर्जी होगी 0। क्यों? क्योंकि आपको मैंने मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ Li² बताया था। सर्किट में करंट 0 है तो मैग्नेटिक एनर्जी 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम। हर एक डायग्राम के नीचे ये आपने बार बनाना है, ये एनर्जी बार कहते हैं इसको। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का बार ग्राफ है और ये मैग्नेटिक एनर्जी तो 0 ही है। हर एक डायग्राम के नीचे ऐसे बनाना है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, अब जो कैपेसिटर है ना उसने डिस्चार्ज होना शुरू कर देना है। डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जानी है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की ना डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिस्चार्जिंग स्टार्ट होने से जो सर्किट है ना उसमें करंट आ जाएगा। अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, ये प्लस बनाया है, ये माइनस बनाया है। अब जो चार्ज है वो करंट की फॉर्म में सर्किट में आ रहा है। डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। अब इंडक्टर में से जब करंट पास करेगा तो इंडक्टर में बच्चे मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। तो मैग्नेटिक लाइंस मैंने बना रही। इस पहली केस में जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है। दूसरे केस में जो कैपेसिटर है वो उसकी क्या शुरू हो गई है, डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। अब इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। मैग्नेटिक जो एनर्जी है करंट के कारण वो इंक्रीज़ करेगी। UM मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर रही है। कैपेसिटर की ना डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। सेकंड केस में डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई है कैपेसिटर की। थर्ड स्टेप में ये ना थोड़ा अपने आप एलैबोरेट करके आप खुद ही लिखो कि सेकंड स्टेप में कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग और सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि चार्ज कम हो रहा है, और करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ Li² होता है, तो करंट के कारण मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है कि जो कैपेसिटर है उसकी डिस्चार्जिंग तो शुरू हो गई है, तो उस पर जो चार्ज है वो ख़त्म हो रहा है। तो स्टेप 3 में क्या आएगा कि जो हमने कैपेसिटर बनाया है वो कैपेसिटर जो है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट कैपेसिटर इज़ फुली डिस्चार्ज, और सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। चार्ज ख़त्म हो गया, सर्किट में आ रहा है, करंट बिकम मैक्सिमम। तो थर्ड स्टेप में जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, और आपने जो मैग्नेटिक लाइंस बनानी है वो मैक्सिमम बनानी है। नाउ द कैपेसिटर गेट फुली डिस्चार्ज, मतलब पहले पूरा चार्ज था, डिस्चार्जिंग शुरू होगी, अगले स्टेप में फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज ख़त्म हो जाएगा। जब चार्ज ख़त्म होगा तो करंट सर्किट में मैक्सिमम आ जाएगा। तो जब करंट मैक्सिमम आएगा, चार्ज ख़त्म हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो होगी 0, और इस केस में जो मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी मैक्सिमम। मैग्नेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम। कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, और वो थर्ड स्टेप में हमने 0 बना दी।
और थर्ड स्टेप में सर्किट में मैक्सिमम करंट आ गया, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गई है 0 थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप जो है, अब ये समझना है आपने, फोर्थ स्टेप जो मेन है इसके अंदर देखो, करंट मैक्सिमम है, करंट को सप्लाई कौन कर रहा था? कैपेसिटर। कैपेसिटर का चार्ज करंट दे रहा था। अब कैपेसिटर का चार्ज हो गया ख़त्म। अब कैपेसिटर का चार्ज अगर ख़त्म हो रहा है तो ये करंट भी टाइम के साथ साथ क्या होगा? ख़त्म होगा, कम होगा। जब करंट कम होता है तो इंडक्टर के अंदर क्या बनता होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को एकदम से कम नहीं होने देगा। अगर यहाँ पे इंडक्टर ना होता ना, फिर तो करंट आई मैक्सिमम सीधा 0 हो जाता। इंडक्टर हर काम को डिले करता है, जिसके कारण जो मैक्सिमम जो करंट आ रहा है ये स्लोली डिक्रीज़ करेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फोर्थ स्टेप इसमें मेन है, तो उसमें आप लिखेंगे सिंस आई मैक्सिमम डिक्रीजेस, सिंस आई मैक्सिमम डिक्रीजेस, मैक्सिमम करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है थ्रू द इंडक्टर बिकॉज कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज इन स्टेप 3। करंट मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज़ करेगा थ्रू द इंडक्टर बिकॉज जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो गया है थर्ड स्टेप में। कैपेसिटर के पास अब और चार्ज नहीं है करंट देने के लिए। व्हेन द करंट चेंजेस थ्रू द इंडक्टर, व्हेन द करंट चेंजेस थ्रू द इंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो करंट को एकदम से डिक्रीज़ नहीं होने देगा, वो करंट को स्लोली डिक्रीज़ करवाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द इंडक्टर ड्यू टू विच आई मैक्सिमम डिक्रीजेज स्लोली। जो करंट है आई मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, वो एकदम से 0 नहीं होगा, वो स्लोली डिक्रीज़ होगा। आई मैक्सिमम डिक्रीजेज स्लोली एंड आई मैक्सिमम से अब ये करंट डिक्रीज़ हो रहा है और वो करंट रह कितना गया? अब आई रह गया। आई के साथ में यहाँ पे डिक्रीज़ वर्ड लिख देता हूँ कि जो करंट है वो डिक्रीज़ तो कर रहा है बट शार्पली डिक्रीज़ नहीं कर रहा, एकदम से ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर करंट के डिक्रीज़ को क्या करता है? अपोज करता है। तो मैग्नेटिक लाइंस पहले से कम हो जाएगी लेकिन ख़त्म एकदम से नहीं होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो कैपेसिटर है उस पर तो कोई चार्ज था नहीं, इस करंट के कारण चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वो कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू कर देगा। लोअर प्लेट पे प्लस आना शुरू हो जाएगा और अपर प्लेट पे माइनस आना शुरू हो जाएगा। ये जो करंट है ना, करंट को आपको पता है करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक तरह का पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट है वो एकदम से ख़त्म नहीं हो रहा और कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो गई है। चार्जिंग में लोअर प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, अपर प्लेट पे नेगेटिव आएगा। भाई ये फोर्थ स्टेप अगर आपको क्लियर है तो सारे फिर इसी में कॉन्टीन्यूटी में चलेंगे। कैपेसिटर की चार्जिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बन रहा है? क्योंकि जो करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। करंट डिक्रीज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि जो कैपेसिटर था उस पर चार्ज ख़त्म हो चुका था, तो अब वो और करंट देने के काबिल नहीं है, तो कैपेसिटर करंट डिक्रीज़ करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के डिक्रीज़ को अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा करंट स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, चार्जिंग शुरू होगी। इसमें अब मैग्नेटिक एनर्जी, करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो करेगी इंक्रीज़। मैग्नेटिक एनर्जी चार्जिंग शुरू होगी ना, तो मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। स्टेप 5, स्टेप 5 में अब उसमें चार्जिंग शुरू हो रही है ना कैपेसिटर की। तो स्टेप 5 में हम क्या कहेंगे कि जो कैपेसिटर है ना वो अब चार्ज हो के
वो फुली चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर गेट फुली चार्ज। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो सर्किट में जो करंट है वो ख़त्म हो गया और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही थी। अब वो मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर की है वो जीरो हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो हो जाएगी मैक्सिमम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिकम मैक्सिमम। तो स्टेप 5 में जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग तो शुरू 4th स्टेप में अपन ने कर दी थी, अगले स्टेप में वो फुली चार्ज हो गया। अब इसके नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगी शायद आपको थोड़ा पता हो। जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया अब उसमें क्या शुरू होनी है, अब उसमें क्या शुरू होनी है, डिस्चार्जिंग शुरू होनी है। तो डिस्चार्जिंग शुरू करा दो। डिस्चार्जिंग में जो पॉजिटिव था अपर प्लेट का, सॉरी लोअर प्लेट का, उसके कारण अब सर्किट में ये वाला करंट बनेगा, करंट की डायरेक्शन ये बनेगी। डिस्चार्जिंग शुरू होगी, कैपेसिटर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा करंट सर्किट में इंक्रीज़ करेगा। और ये मैग्नेटिक लाइंस तो करंट की तरफ ही अपा बनाते हैं। तो 5th स्टेप में कैपेसिटर क्या हो गया था, फुली चार्ज हो गया था। अब 6th स्टेप में हमने कैपेसिटर की क्या शुरू कर दी है, डिस्चार्जिंग शुरू कर दी है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज़ करता रहेगा। तो अब जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी अब क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने मैक्सिमम बनाई थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो सर्किट में करंट बढ़ता चला जा रहा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। अगला स्टेप में क्या होगा, स्टेप 7 में क्या होगा, स्टेप 7 में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। तो स्टेप 7 में क्या होगा कि जो कैपेसिटर है जब उसकी डिस्चार्जिंग अपन ने शुरू कर ही दी है तो कैपेसिटर अब स्टेप 7 में फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा सर्किट में जो करंट होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम करंट के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस है वो भी आपने ज़्यादा बनानी है, मैक्सिमम लाइंस बना दो। तो मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही थी, अब वो मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर करके मैक्सिमम हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर करके जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। अब ये 3rd स्टेप वाली ही बात आ गई। अब करंट मैक्सिमम था, करंट दे कौन रहा था, कैपेसिटर करंट दे रहा था। कैपेसिटर पे अब चार्ज हो गया ख़त्म। अगर कैपेसिटर पे अब चार्ज ख़त्म हो गया तो सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज़ करेगा। अब जब सर्किट में करंट डिक्रीज़ करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को एकदम से जीरो नहीं होने देगा, वो इसको क्या करेगा, स्लोली डिक्रीज़ करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट आई मैक्सिमम है ना अभी, वो आई मैक्सिमम डिक्रीज़ तो करेगा, वो एकदम से डिक्रीज़ नहीं करेगा, वो करंट जो है वो स्लोली डिक्रीज़ करेगा। और इस करंट के कारण कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी और जो मैग्नेटिक लाइंस है वो आप कम बना रहे हैं। सिंपल बात ध्यान से देखो, मैग्नेटिक एनर्जी अब डिक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जब भी कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तो करंट कम होगा, जब भी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी तो करंट इंक्रीज़ करेगा, जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट बढ़ेगा, और जब भी कैपेसिटर की चार्जिंग होगी तो करंट कम होगा, करंट डिक्रीज़ करेगा। अब 9th स्टेप क्या बनाओगे, 9th स्टेप में क्या होगा कि अब चार्जिंग शुरू हो गई है तो अब 9th स्टेप में करंट ख़त्म हो जाएगा और कैपेसिटर गेट फुली चार्ज। तो अब 8th स्टेप के बाद वापस 1st स्टेप पे आ जाएंगे। तो इस तरह ही चलता रहेगा, प्रोवाइडेड जो इंडक्टर L लगाया है इट शुड बी आइडियल।
एंड देयर शुड बी नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर प्योर आइडियल है, तो आप एक बारी कैपेसिटर को चार्ज कर दो, इस तरह लगातार चलता रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगातार चलती रहेगी। तो मैं इसकी एक बारी आपको समरी बताना चाहता हूँ। आप सब लोग पहले 8 स्टेप तक डायग्राम बना लो प्रॉपर, फिर हम इसकी समरी लिखेंगे। उसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में इसकी डेरिवेशन आएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। 3 स्टेप्स में ये अपना पार्ट ख़त्म होगा। सबसे पहले क्या था, हमने कैपेसिटर को जब इंडक्टर के साथ पैरेलल में लगाया तो कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, कैपेसिटर पूरा चार्ज था। अगर ना आप कैपेसिटर को ना इंडक्टर के साथ लगाने की बजाय फुली चार्ज कैपेसिटर को ना सीधा वायर के साथ लगा दो, तो करंट ना एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर उसी वक्त डिस्चार्ज हो जाएगा। और आप अगर इसको इंडक्टर ना लगाए, स्ट्रेट वायर लगा रहे हो, तो आप स्टेप 3 पे सीधा ही पहुंच जाएंगे। जो इंडक्टर है ना वो करंट को स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम इंडक्टर ना लगाए, सीधा रजिस्टर्स लगा दे या वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दे, तो करंट एकदम से ये स्टेप स्किप हो जाएगा और 3rd स्टेप पे आप सीधा पहुंच जाएंगे। और कैपेसिटर एकदम से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और वापस उसकी चार्जिंग नहीं होनी। इंडक्टर में चार्जिंग क्यों होती है, क्योंकि इंडक्टर में बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो चार्ज कराता है। अगर आप इंडक्टर ना लगाए, सीधी एक तार लगा दे, वायर लगा दे, तो कैपेसिटर फुली बस एक बार डिस्चार्ज हो गया, फिर ख़त्म, ऑसिलेशन नहीं होती। ऑसिलेशन करने के लिए हमें इंडक्टर लगाना पड़ता है। इंडक्टर ने इसको करंट स्लोली इंक्रीज़ करेगा। ये तो मैंने सेकंड के बाद सीधा 3rd स्टेप बनाया, टाइम लगता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद करंट हो जाएगा मैक्सिमम। फिर करंट ख़त्म नहीं होगा, करंट स्लोली डिक्रीज़ करता रहेगा, डिक्रीज़ करता रहेगा, डिक्रीज़ करेगा तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ करता रहेगा करंट, और डिक्रीज़ कर करके एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट 0 हो जाएगा। जब करंट 0 हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, दोबारा फिर डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये डिस्चार्जिंग स्लो होती है, स्लोली डिस्चार्ज होता रहेगा, करंट इंक्रीज़ करता रहेगा। 6 स्टेप में 5-7 सेकंड लगते रहते हैं, करंट इंक्रीज़ करता रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, कैपेसिटर पूरा खाली हो जाएगा। जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा, करंट डिक्रीज़ करेगा। अब करंट एकदम से 0 नहीं होगा, आई मैक्सिमम था वो डिक्रीज़ कर हो के स्लोली डिक्रीज़ कर करके फिर ख़त्म होगा। तो करंट मैक्सिमम से डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और चार्जिंग शुरू हो गई है, और एक स्टेप के बाद करंट बिकम 0, कैपेसिटर गेट फुली चार्ज। सिंपल इसकी समरी ये है कि जब जब चार्जिंग हो रही है तब तब करंट डिक्रीज़ कर रहा है, और जब जब डिस्चार्जिंग हो रही है तब तब करंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग होगी तो करंट इंक्रीज़ कर रहा होगा, चार्जिंग हो रही है तो करंट डिक्रीज़ कर रहा होगा। इसीलिए मैं आगे एक्सप्रेशंस में ना करंट आई का फॉर्मूला -dq/dt लिखूँगा। क्यों लिखूँगा -dq/dt? क्योंकि सर्किट में जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है कैपेसिटर पे, जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो डिक्रीज़ कर रहा है, और जब कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है तो करंट डिक्रीज़ कर रहा है। इसके कारण माइनस का साइन हमने लगाया है। ये हम न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन में ये यूज़ करेंगे, I = -dq/dt। तो बच्चे अब एक बार एलसी ऑसिलेशन को ध्यान से देखिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये 3 स्टेप में होगा, कल हम इसके डेरिवेशन है वो करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।